हेलो नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरएमडी एजुकेशन पर। और मैं हूं मनीष सरविया। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी जनरल स्टडीज के डेली एमसीक्यू जो सारी एग्जाम से रिलेटेड होंगे। और ये हमारा मेन मकसद इसको करने के पीछे है कि हम जितना भी रीड कर रहे हो उस चीज़ों को रिवाइज किया। अब बहुत सारे रीड करते हैं उस चीज़ को, पहली बार कोई भी चीज़ कितनी भी अच्छे से समझ में आ जाए, लेकिन अगर उसको बार बार रिवाइज नहीं किया जाता है तो फिर वो धीरे धीरे दिमाग में स्लिप होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए हम ये सारी चीजें अपने दिमाग में बनी रहे और परमानेंटली हम इसको अपने दिमाग में बिठाए रखें, तो उसके लिए रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है और इसी कोशिश में हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। सो इन ऑर्डर टू दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर फर्स्ट एमसीक्यू। ये देखिए, पहला एमसीक्यू हमने हमारे सामने ये है। विच ऑफ द फॉलोइंग मोशन कैन बी मूव इन पार्लियामेंट ओनली बाय द लोकसभा। ये इसमें से कौन सी मोशन है जो सिर्फ पार्लियामेंट में पास हो सकती है? तो मैं आपको पहले बताऊं, कॉल अटेंशन मोशन, दूसरी है प्रिविलेज मोशन, तीसरी है नो डे नेम, नो डे एट नेम मोशन, थर्ड है नो कॉन्फिडेंस मोशन। और उसमें से सिलेक्ट करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। और उसमें हमें ऑप्शन दिए 1 एंड 3 ओनली, 2 एंड 4 ओनली, 4 ओनली, 2 3 एंड 4। तो आप अपनी 30 सेकंड लीजिए और फिर सोचिए कि उसमें से कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है। और जो भी आंसर आपको करेक्ट लग रहा है उसके ऊपर टिक मार्क कर दीजिए। क्योंकि आप अगर वीडियो को पॉज करके मेरे साथ जैसे मैं बोलते जा रहा हूँ सुनते जाएंगे तो उसका इतना इफेक्ट नहीं आएगा कि उसकी कंपैरिजन में अगर आप वीडियो को स्टॉप कर रहे हैं और कोई एक आंसर सिलेक्ट कर रहे हैं, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, कोई भी ऑप्शन एक आप जो टिक कर रहे हैं, और फिर भले ही गलत पड़े वो आपका आंसर है ना, लेकिन आप इन्वॉल्व रहेंगे और इन्वॉल्व रहने से चीजें ज्यादा समझ में आती हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर नहीं दूंगा, पहले मैं आपको एक एक चीज को समझाते जाऊंगा और फिर हम उसके बारे में डिस्कस करते जाएंगे और फिर एलिमिनेट करते जाएंगे अगर वो ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहले तो हमारा मेन टारगेट है लोकसभा में कौन सा पास होता है, तो कोल अटेंशन मोशन पहले ही हमारा ऑप्शन निकल जाता है क्योंकि ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इस मोशन को मूव किया जा सकता है। एक हुआ। दूसरा, कौन इस मोशन को मूव करने की डिमांड कर सकता है, तो जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लोकसभा है तो राज्यसभा में जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो इसको मूव करने की डिमांड की जा सकती है। अगर ये मूव हो गया तो इसमें क्या होता है, पूरी मूव करने के लिए इस मोशन को मूव करने के लिए क्या हो, कौन सी चीजें रिकमेंड है। जैसे किसी भी कंट्री में कोई इमरजेंसी कोई कंडीशन आ गई, जैसे फॉर एग्जाम्पल बिहार के अंदर लेते हैं। बिहार की कोसी रिवर की वजह से बहुत ज्यादा फ्लड है, बिहार की एकदम हालत खराब है ना। तो ऐसी कंडीशन में वहां के कॉन्स्टिट्यूंसी क्या, तो दुनिया मतलब इंडिया के कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो डिमांड करेगा कि कॉल एंटेशन मोशन रेज की जाए। उसमें क्या होगा कि वहां के यहाँ जो सेंट्रल मिनिस्टर है उसको तो बोला जाएगा कि सर आपका जो भी काम है उसको छोड़कर ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, इसके ऊपर आप फोकस करें, इसके ऊपर जवाब दीजिए। तो ऐसा करने के लिए डिमांड तो बहुत ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की होती है कि भाई ये मोशन पास किया, लेकिन उसके लिए एक एक्सेप्शन है कि भाई अगर लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन एक्सेप्ट नहीं करते आपके मोशन को, तो मामला कितना भी इंपॉर्टेंट हो, कोशी की वजह से कितनी बड़ी बाढ़ आ गई हो, अगर स्पीकर और चेयरमैन राज्यसभा के, अगर स्पीकर लोकसभा के लिए मैटर है, लोकसभा के में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसको मूव करवाना चाहते तो स्पीकर के मामले हाथ में है और राज्यसभा में करवाना चाहते तो चेयरमैन के हाथ में। अगर ये दो लोग एग्री नहीं कर रहे हैं लोकसभा के लिए स्पीकर, तो ये फिर मोशन पास नहीं होगा। अब आपको प्रिविलेज मोशन का मतलब होता है स्पेशल राइट। राइट है, कैसे राइट है, स्पेशल राइट। किसको मिलते हैं स्पेशल राइट? स्पेशल राइट मिलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कौन से स्पेशल राइट है, जैसे देखो, पहला स्पेशल राइट मैं आपको बताऊं कि इम्यूनिटीज, कुछ इम्यूनिटीज, जिस इम्यूनिटीज का मतलब हम डायरेक्ट समझते थे फ्रीडम से, फ्रीडम से उसका डायरेक्ट कनेक्शन। फ्रीडम क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का राइट है पार्लियामेंट के अंदर। और दूसरी बात है कि जो भी बोला गया है उसको कोर्ट में लेके नहीं जा सकता कि कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में गए कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने लोकसभा में राज्यसभा में बोला है, कोर्ट में कोई मैटर ये इसको उठाया नहीं जा सकता। दूसरी बात, उसको मिलता है इम्यूनिटीज के बाद उसको मिलता है
प्रिविलेजेस कुछ सिक्योरिटी, जैसे अगर हम बात करें एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन मतलब अगर कोई भी सिविल मैटर, और सिविल मैटर में पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग चल रही है, तो सिविल मैटर में पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर सकती, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसके लिए एग्जेम्पशन है, माफ किया जाता है। लेकिन क्रिमिनल मैटर में है तो अरेस्ट किया जा सकता है, सिविल मैटर में नहीं किया जा सकता है, उसके लिए एग्जेम्पशन, तो स्पेशल राइट। दूसरी में एक आपको बात बताऊं, स्पेशल राइट में ये भी आती है कि एक, अगर कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मिनिस्टर ने उठकर कुछ बातें गलत बोल दी, जैसे मिनिस्टर ने बोल दिया कि हमने टोटल 500 हॉस्पिटल बनाई, और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसको लगता है एक गलत नंबर है, एक्चुअल में 100 ही हॉस्पिटल बनाएगी, लेकिन एक गवर्नमेंट का जो मिनिस्टर है गलत दावा कर, तब वो कौन सी मूवमेंट पास, ये मोशन पास कर सकते हैं, प्रिविलेज मोशन, कि भाई हमें सही इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आई एम द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड आई हैव अ राइट टू गेट द ट्रू इन्फॉर्मेशन, राइट इन्फॉर्मेशन, तो मेरा राइट है कि सही इन्फॉर्मेशन क्या है मुझे पता लगे, ये है। फिर विथहोल्ड इन्फॉर्मेशन, अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर चाहता है विथहोल्ड इन्फॉर्मेशन, मतलब उसको किसी चीज की इन्फॉर्मेशन चाहिए और मिनिस्टर वो इन्फॉर्मेशन विथहोल्ड करके बैठा है कि इन्फॉर्मेशन बता ही नहीं रहा उसके बारे में, कि इन्फॉर्मेशन जो उसको चाहिए, है ना, तो ये सारी प्रिविलेज मोशन में आती है, ये सारी चीजें। तो मैं एक और बात बताऊं, नो डे एट नेम मोशन, इसका मतलब होता है कि मेंबर को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसको अलाउ तो किया जाता है, अलाउ तो किया जा सकता है कि भाई इस मोशन में आप इस मोशन को अलाउ करके, लेकिन उसमें होता क्या है कि गवर्नमेंट के पास जब भी टाइम होगा तब वो उसके ऊपर डिस्कस करेगी, ऐसा नहीं है कि एक बार उसको अगर एक्सेप्ट कर लिया है तो फिर तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट को तुरंत उसका जवाब देना, ऐसा ऐसा नहीं। फिर आप एक और बात बताऊं मैं आपको, लास्ट हो गया अब, यहाँ तक फर्स्ट ये मोशन राज्यसभा और लोकसभा दोनों में पास की जा सकती है, सेकंड मोशन प्रिविलेज मोशन राज्यसभा और लोकसभा दोनों में पास की मूव किया जा सकता है, थर्ड नो डे नेम एट मोशन, ये भी राज्यसभा और लोकसभा दोनों में किया जा सकता है, लेकिन लास्ट में एक ऐसी मोशन है जो सिर्फ लोकसभा के लिए है, उसको लोकसभा में पास किया जा सकता है और कहीं पास नहीं किया जा सकता, लोकसभा के अलावा, और कहीं का मतलब एक ही ऑप्शन है, राज्यसभा में पास नहीं किया जा सकता, उसको उसको मूव नहीं किया जा सकता लोकसभा। ये नॉन कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस मोशन में होता क्या है, वो उसमें मेजोरिटी चेक की जाती है, गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी है कि, गवर्नमेंट मेजोरिटी में है कि नहीं, मेजोरिटी मतलब 545 मेंबर है टोटल लोकसभा के, उसमें से चाहिए 273 मेंबर, इतने नंबर होने चाहिए किसी भी पार्टी के लिए गवर्नमेंट बने रहने के लिए, है ना। तो अब इतने नंबर नहीं आ रहे, अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लग रहा है, किसी और मेंबर ऑफ ऑपोजिशन को लग रहा है कि ये अभी इसके पास नंबर है, तो कैसे पता लगा ये नंबर है कि नहीं, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो रही है तो उसमें प्रूव करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, जो भी पार्टी गवर्नमेंट है उसको प्रूव करना पड़ेगा कि हमारे पास इतने नंबर है वोटिंग से। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ स्पीकर को बताने के लिए, वी वांट टू मूव द नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वांट सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर, कितने लोगों का सपोर्ट चाहिए, 50 लोगों का सपोर्ट है, तब हम जाके स्पीकर को बोल सकते हैं कि हम ये मोशन पास करेंगे, और फिर भी ये स्पीकर के ऊपर होता है कि एक्सेप्ट करना कि नहीं करना, ऊपर की जितनी मोशन हमने देखी तीनों के तीनों, और ये फोर्थ, चारों के चारों मोशन के लिए ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है लोकसभा के स्पीकर चारों के लिए, और राज्यसभा के स्पीकर ऊपर के तीन के लिए, कि वो अगर एग्री करते हैं, उसने अगर एक्सेप्ट किया तभी ये मोशन पास हो सकती है, मूव हो सकती है। अब लास्ट देखिए, इसका आंसर मैंने आपको, करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 4। डन। अभी एग्जैक्टली एक और बात बताऊं मैं आपको, ऐसा कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं हुआ है, मोशन के बारे में कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ, ये सिर्फ एक जगह पे लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट हैव अ राइट टू मेक अ रूल्स एंड रेगुलेशन टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा, तो मतलब राज्यसभा कैसे चलेगी, लोकसभा कैसे चलेगी, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, वो बनाने का पूरा राइट किसके पास है, पार्लियामेंट के पास, तो ऐसा लिख के छोड़ दिया बस, अब पार्लियामेंट को बनाना है अपने हिसाब से। चल एक और बात मैं बता दूं कि एक और आर्टिकल है जिसमें इसके बारे में बात की गई है, ये आर्टिकल है 105,
105 में भी बताया गया, ये 105 राइट देता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ कौन सा राइट देता है? प्रिविलेजेस, कुछ पावर क्या है, कुछ प्रिविलेजेस क्या है, वो स्पेशल उसको कुछ बनाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। फिर एक और आर्टिकल है 194 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, वो स्पेशल पावर देता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए को, ये स्पेशल पावर देता है 105 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। सही। और 118 में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट के पास राइट है रूल्स एंड रेगुलेशन का। अब देखिए, ये मैंने डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन की जो कॉपी है वहीं से फोटो उठा ली थी, उसका पिक्चर खींच के यहाँ पे रख दिया। आर्टिकल 118 और पार्लियामेंट के पास राइट है ऐसा लिखा हुआ है। 105 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास राइट है। 194 में लिखा हुआ है कि हाउस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली उसके मेंबर उसके पास राइट है। मेंबर और वहां की जो कमेटी बनती है दोनों के लिए प्रिविलेजेस है। तो इसमें हमारा सही आंसर है सी। आगे बढ़ते हैं। विद द रेफरेंस टू आर्य समाज मूवमेंट, आर्य समाज से रिलेटेड जो मूवमेंट चल रही है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप कुछ दिए हुए यहाँ पे। तो पहला हमें क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन हमें दिया हुआ है, पहला स्टेटमेंट है, क्या है? हेडक्वार्टर ऑफ द, क्या हो गया था भाई, पेन एक जो इसमें, हाँ चलो। हेडक्वार्टर ऑफ द आर्य समाज वर एस्टेब्लिश्ड एट लाहौर बाय दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज का हेडक्वार्टर बनाया गया था लाहौर। पहला ऑप्शन ए कह रहा है। आर्य समाज स्टार्टेड बाय द शुद्धि, स्टार्टेड शुद्धि मूवमेंट। आर्य समाज में क्या शुरू किया था? शुद्धि मूवमेंट, प्योरिफिकेशन। थर्ड ऑप्शन, लाला लजपत राय एंड स्वामी श्रद्धानंद वर एसोसिएटेड विद दिस मूवमेंट, दो लोग इससे जुड़े हुए थे। अब इसमें से ऑप्शन में दिया हुआ करेक्ट कौन सा है? 1 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 2 ओनली, 1 2 एंड 3, कौन सा करेक्ट है वो हमें सेलेक्ट करना है। तो इसमें चलो, ऑप्शन के ऊपर मैं डायरेक्ट आपको आंसर नहीं बता, तो पहले हम देख लेते हैं। जैसे मैं पूरा यहाँ पे कहानी खत्म कर लूंगा आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा कि ये इसका करेक्ट आंसर क्या है। देखिए यहाँ शुरू करते हैं। पहले, हु वाज द फाउंडर ऑफ द आर्य समाज? तो यहाँ पे आएगा दयानंद सरस्वती। साथ में देखते जाइए, एक एक वन बाय वन क्वेश्चन अपने आप को ही पूछेंगे। वी विल आस्क क्वेश्चन टू अवरसेल्फ एंड विल गिव आंसर टू अवरसेल्फ। हम अपने आप को क्वेश्चन पूछेंगे, अपने आप को आंसर देंगे। किसने बनाया आर्य समाज? दयानंद सरस्वती। कब बनाया आर्य समाज? 1875। कहाँ बनाया आर्य समाज? मुंबई। बाद में कहाँ स्प्रेड हो गया ये पूरा पूरा प्रोपोगेट बहुत ज्यादा? लाहौर में पहुंच गया। लाहौर में इसको प्रोपोगेट करने का काम कौन कर रहे थे? लाला लाजपत राय। फिर वो कहाँ पे आर्य समाज पहुंचा? आर्य समाज पहुंचा नॉर्थ इंडिया में। और नॉर्थ इंडिया में इसको प्रपोज करने का काम कौन करते थे? स्वामी श्रद्धानंद। यहाँ तक क्लियर? आर्य समाज की कुछ स्पेशल बातें मैं आपको बता दूं, जैसे आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा में बिल्कुल नहीं मानते थे। फिर दे बिलीव इन ओनली वन गॉड, दुनिया में एक ही भगवान है जिसने सबको बनाया, वन गॉड। ऐसा कौन मान रहे थे? आर्य समाज के लोग मान रहे थे। मतलब आर्य समाज की मुझे लगता है कि मोस्टली बातें मैंने यहाँ पे कवर कर ली है। हाँ, एक और बात रही थी जो उसने काम शुरू किया था अपना, प्योरिफिकेशन। प्योरिफिकेशन मतलब शुद्धिकरण। शुद्धिकरण में क्या होता था? हिंदू रिलीजन से बिलोंग करने वाले लोग थे जिसने दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट कर लिया उसको वापस लाना, ये शुद्धिफिकेशन, प्योरिफिकेशन। मैंने गलती से बोल दिया हिंदी और इंग्लिश को मिलाकर शुद्धिफिकेशन, एक्चुअली प्योरिफिकेशन। तो हिंदू लोगों को वापस लाना दूसरे रिलीजन से, यहाँ पे क्लियर है? ओके चलो, ये आर्य समाज के बारे में मैंने आपको बात बता दी। कोई चीजें मुझे लग रहा है कि एक आध मैं इन्फॉर्मेशन मिस कर रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, आगे आएगी तो मैं बता दूंगा। अभी हम यहाँ से एक कैरेक्टर को अपने डिस्कशन के लिए लेते, तो दयानंद सरस्वती जी को हम ले लेते। चलो दयानंद सरस्वती जी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जहां जहां भी जो भी मुझे इंपॉर्टेंट चीजें बनेगी उसके ऊपर आगे हम फर्दर उसका डिस्कशन करते जाएंगे। अब यहाँ पे दयानंद सरस्वती जी के बारे में बताऊं तो दयानंद सरस्वती जी का बॉर्न हुआ था 12 फेब 1824, 1824 में उसका बॉर्न हुआ। सही है जी।
अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, कहाँ बन हुआ था? टंकारा। टंकारा कहाँ है? टंकारा एक जगह है गुजरात में। और नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, 14 ईयर की एज में घर छोड़ दिया। फिर कहाँ गए? 14 ईयर घर छोड़ने के बाद वो गए मथुरा। मथुरा में एक स्वामी जो है उस जिसको अपना गुरु बनाया, गिरजानंद स्वामी, गिरजानंद महाराज, उसको अपना गुरु बनाया। कहाँ पे? मथुरा। यहाँ तक क्लियर है? दयानंद सरस्वती जी के बारे में जहां तक मैं आपको बता पा रहा हूँ। और दयानंद सरस्वती जी के बारे में अगर आगे हमें डिस्कस करना है तो अ, एक दयानंद सरस्वती जी कांगरी, हाँ याद है, कांगरी गुरुकुल जो है कहाँ पे? हरिद्वार। कांगरी गुरुकुल हरिद्वार, वहां पे कांगरी गुरुकुल बनाया। फिर अगर मैं आपको दयानंद सरस्वती जी के बारे में बताऊं तो चलो, इतनी बातें मैंने ज्यादा मोटी मोटी बातें आपके साथ डिस्कस कर ली है दयानंद सरस्वती जी के बारे में। अब अपने आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ये देखिए, पहला क्या लिखा हुआ है? लाहौर में हेडक्वार्टर था, मैंने आपको बताया कि बॉम्बे में था। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिख के दिया है कि बॉम्बे में, है ना, लाहौर में तो बाद में पहुंचा। अब देखिए, तो पहला हमारा गलत हो गया। दूसरा, आर्य समाज स्टार्टेड शुद्धि मूवमेंट, प्योरिफिकेशन मूवमेंट, सही बात है। हाँ, एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता था, जो अभी मुझे याद आ रही है, कि बुक लिखी है दयानंद सरस्वती जी ने, द सत्य प्रकाश। सत्य प्रकाश बुक है दयानंद सरस्वती जी की। और द, इसका मतलब होता है द ट्रूथ, द लाइट ऑफ ट्रूथ, लाइट ऑफ ट्रूथ, ये बुक का मतलब होता है। अब इसमें फोकस किया है सबसे ज्यादा वेदास को प्रोपोगेट करना, वेदास की इंटरप्रिटेशन करने। और एक ये भी था दयानंद सरस्वती जी का, कि गो बैक टू वेदास, वेदास की तरफ वापस जाओ। ये भी उसका लक्ष्य था एक, कि हिंदू लोगों को वेदास की तरफ वापस लेके जाना, उसका इंपोर्टेंस के बारे में समझाना। तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो गया, फर्स्ट गलत है। थर्ड ऑप्शन हमारा लाला लाजपत राय एंड स्वामी सदानंद वर एसोसिएटेड विद दिस पॉइंट, सही बात है, करेक्ट। तो हमारा इसमें ऑप्शन होगा बी, 2 and 3 ऑन, ये हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर है आपको यहाँ तक? अभी इसमें से हम बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी लाला लाजपत राय जी के बारे में डिस्कस करना शुरू करेंगे। और चलो, यहाँ से शुरू करते हैं। मैं लाला लाजपत राय जी के बारे में आपको पहली बात बताऊं तो 1865 में बॉर्न हुआ। कहाँ हुआ था बॉर्न? पंजाब। अब डायरेक्ट में बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाते हुए 1888 में कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, इंडियन इंग्लिश कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी, ये ज्वाइन कर लिया था। फिर एक बात बताऊं मैं आपको, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी लाला लाजपत राय जी ने, जैसे एंग्लो दयानंद, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल एंड कॉलेज, तो बनाने का काम किसने किया था? लाल लाजपत। एक और बात बताऊं, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन, द सर्वेंट ऑफ, द सर्वेंट ऑफ ऑफ पीपल सोसाइटी, ये भी ऑर्गेनाइजेशन किसने बनाया था? दयानंद सरस्वती जी, लाल लाजपत राय जी ने बनाया था, 1921 में बनाया था, लोगों के वेलफेयर के लिए बनाया, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, फॉर्मेशन के लिए। और एंग्लो वैदिक स्कूल बनाया था आर्य समाज को प्रोपोगेट करने। क्लियर यहाँ तक? ओके चलो। फिर लाल लाजपत राय जी के बारे में बहुत ज्यादा चीज फेमस है, कि बहुत इंसिडेंट्स, जो 30 अक्टूबर 1928 में ये एजिटेशन कर रहे थे, इसके अगेंस्ट साइमन कमीशन जो आया था, उसके अगेंस्ट एजिटेशन चल रहा था। और साइमन कमीशन के अगेंस्ट एजिटेशन चल रहा था, और उसमें लालपत राय ने बहुत ही स्ट्रांगली उसमें पार्टिसिपेट किया था, लीड कर रहे थे, तो उसमें लाठीचार्ज हुआ।
और लाठीचार्ज में बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए ललित राय जी, और इससे ही तड़पते हुए 17 नवंबर 1928 को डेथ हुई। और इसके लाठीचार्ज के लिए ऑर्डर दिया था जेम्स जेम्स ए स्कॉट। जेम्स ए स्कॉट उस टाइम का एसपी था, इसने ऑर्डर दिया लाठीचार्ज। फिर अब जैसे ही लाजपत राय जी के ऊपर लाठीचार्ज हुआ तो बहुत ज्यादा गुस्सा हुए कॉमरेड भगत सिंह और उसके कुछ कॉमरेड साथी। अब उसका बदला लेने का डिसाइड किया कि अब इसको छोड़ेंगे नहीं, जेम्स स्कॉट को, हमारे इतने बड़े लीडर को इतनी इतनी बुरी तरीके से मारा। तो फिर बदला लेने का प्लान बनाया, और जब ये मारा गया प्लान, तो लेकिन मारा तो गया एक ब्रिटिश ऑफिसर, लेकिन वो जेम्स स्कॉट नहीं था, वो था जेपी सॉन्डर। जेपी सॉन्डर को गलती से मार दिया, मारना था जेम्स स्कॉट को लेकिन गलती से मार दिया जेपी सॉन्डर को। और वो मारा क्या कब गया, एग्जैक्टली एक महीने के बाद लाला लाजपत जी की डेथ हुई, तो उसके एग्जैक्टली एक महीने के बाद 17 दिसंबर 1928 को उसको मारा गया। चल, तो लाजपत राय जी के बारे में मैंने बता दिया। एक और बात मुझे याद आ रही है लाजपत राय जी के बारे में, ये भी पता होनी चाहिए। तो लाजपत राय जी ने एक न्यूज़पेपर बनाया था द पीपल, दूसरा एक न्यूज़पेपर था यंग इंडिया। यंग इंडिया न्यूज़पेपर था, तो गांधी जी के यंग इंडिया से कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि ये सिर्फ न्यूयॉर्क में पब्लिश होता है। ओके, नेक्स्ट आगे चल। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द देविका रिवर, सॉरी, इट्स ओरिजिनेटेड इन द हिमाचल प्रदेश। पहला ऑप्शन है हमारा, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, हिमाचल प्रदेश। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड स्टेटमेंट है, इट्स फुल द रिलीजियस सिग्निफिकेंस एज इट्स रिवर्ड एज द सिस्टर ऑफ द गंगा। रिवर गंगा एक किसकी सिस्टर मानी जाती है, गंगा रिवर की सिस्टर मानी जाती है, हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होती है। और इज फ्लो टुवर्ड द वेस्ट पंजाब वेर इज मर्ज विद द रावी रिवर। और वो कहाँ पे कौन सी डायरेक्शन फ्लो हो रही, वेस्ट की डायरेक्शन फ्लो हो रही, जाके किससे मिलती है, रावी रिवर से मिलती है। वेस्ट के डायरेक्शन में, वेस्ट पाकिस्तान में, मतलब वेस्ट पंजाब में पाकिस्तान वाला होती है। कोई बात नहीं, चलो इसको देख लेते हैं। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हमारे 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, 1 2 3, ये हमारे ऑप्शन। तो अब फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जब भी क्वेश्चन आए तो आपको थोड़ा टाइम लीजिए और उसको टिक करने की कोशिश करें। चलो, देविका रिवर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। देविका रिवर एग्जैक्टली हिल्ली महादेव टेम्पल, हिल्ली सिद्धा, हिल्ली सिद्धा महादेव टेम्पल, यह है उधमपुर। उधमपुर है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर उधमपुर, वहां से ये रिवर ओरिजिनेट होती है। तो ये पहला हमारा गलत हो गया ऑप्शन, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में नहीं है। दूसरी में आपको बात, दूसरा ये बताऊं तो ये सही बात है कि गंगा रिवर की सिस्टर मानी जाती है, धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से, रिलीजियस बिलीफ के हिसाब से इसको गंगा रिवर की सिस्टर मानी जाती है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही। तो पहला गलत है, तो इसको निकाल देंगे, इसको भी निकाल देंगे, इसको हम निकाल देंगे, हमारा सही आंसर बनता है 2 and 3। तो ये सही है कि पंजाब की तरफ, पंजाब की डायरेक्शन में ये यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, पंजाब की डायरेक्शन, वेस्ट पंजाब की डायरेक्शन में जाते हैं, मतलब पाकिस्तान की तरफ जाती है। और वहां पे जाके किसको मिलती है, रावी रिवर से मिलती है, रावी रिवर से। और रावी रिवर के बारे में, अगर रावी रिवर का यहाँ पे जिक्र आया तो हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है एक, उत्तराखंड में, वहां से ओरिजिनेट होती है रावी रिवर। रावी रिवर, और उसका माउथ है जहाँ मिलती है, वो है चेनाब रिवर। चेनाब रिवर में जाके मिलती है। यहाँ तक क्लियर। अब इसमें, ये तो तीसरा ऑप्शन भी हमारा सही हो गया, तो इसमें करेक्ट आंसर है ये। चलो नेक्स्ट, ये देख लीजिए, रावी रिवर यहाँ का मैं आपको पॉइंट बता दूं, ये ओरिजिन पॉइंट है। और यहाँ पे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड,
मैंने शायद, मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको गलती से एक इन्फॉर्मेशन गलत दी, वो है कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट आएगा, लेकिन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश। सही है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश, क्योंकि यहाँ पे जो ओरिजिन है ये पूरा हिमाचल प्रदेश, क्योंकि उत्तराखंड वाला तो ये एरिया है ना। तो यहाँ पे गलती से मैंने बता दी हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश की कैपिटल, दो कैपिटल, एक शिमला है, एक धर्मशाला। धर्मशाला कैपिटल होती है ये समर, समर की कैपिटल धर्मशाला है, और विंटर की कैपिटल है शिमला। ये ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो एक धौलीधार है माउंटेन रेंज, जो लेसर हिमालय का पार्ट है, मतलब हिमालय हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया, एक ग्रेटर हिमालय, एक नीचे वाला आउटर हिमालय जिसका नाम शिवालिक है, एक ग्रेटर हिमालय है। तो ये लेसर में, या तो मिडिल हिमालय भी कह सकते हैं, मिडिल हिमालय में एक यहाँ पे माउंटेन रेंज है, वो है धौलीधार, उसका नाम है धौलीधार। तो धौलीधार इस तरह से, धौलीधार ये मान लीजिए धौलीधार है, तो यहाँ पे धर्मशाला है, यहाँ पे शिमला है, एक किसकी माउंटेन रेंज है, लेसर हिमालय। तो यहाँ पे धर्मशाला है, तो जब भी बहुत ज्यादा ठंड बढ़ जाती है तो यहाँ पे शिमला में नीचे आ जाए, तो ये शिमला। तो जब भी बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ती है, मतलब जब समर शुरू हो जाता है, तो फिर ये चले जाते हैं धर्मशाला, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं आपको फिर से एक बार थोड़ा डिटेल में बता दूँ, दिमाग में आ रहा है तो बातें बता ही देता हूँ। ये तीन हिमालय है, ये ग्रेटर हिमालय है, ये मिडल हिमालय है, लेसर हिमालय भी बोलते हैं इसको, जिसको बोलते हैं शिवालय। देन अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे तीन माउंटेन रेंज, ये पीरपंजल माउंटेन रेंज, ये धौलीधार माउंटेन रेंज, यहाँ पे ये नागटिबा माउंटेन रेंज, ये महाभारत माउंटेन। अब यहाँ पे धौलीधार में यहाँ पे धर्मशाला है, डलहौजी भी यहीं पे है, और यहाँ पे है शिमला। यहाँ पे मैं आपको बात बताऊं, ये जो मैंने आपको नागटिबा जो बताया, ये नागटिबा में यहाँ पे मसूरी है, रानीखेत भी यहाँ पे, अल्मोड़ा भी यहाँ पे, नैनीताल भी यहीं है। समझ में आ रहा है आपको? ये मेरे लेसर हिमालय, फिर ये महाभारत माउंटेन है। ग्रेटर हिमालय के बारे में फटाफट एक बात जान लेते हैं। देखिए ग्रेटर हिमालय ये पूरा 2400 किलोमीटर की हाइट, शुरू होता है अफगानिस्तान से, खत्म होता है यहाँ पे म्यांमार। ये पूरा ग्रेटर हिमालय, मतलब ये हिमालय ही पूरा शुरू होता है। अब एक और बात बता दो, टोटल ग्रेटर हिमालय में, मतलब फर्स्ट जो नॉर्थ नॉर्दर्न हिमालय, वहाँ पे 40 पीक्स है सबसे ऊंचे, और एक एक की हाइट 7000 से ऊपर है। और उसमें सबसे बड़ा माउंटेन रेंज है वो माउंट एवरेस्ट है। ये ग्रेटर हिमालय की बात कर रहा हूँ, याद रख, ग्रेटर हिमालय की माउंट एवरेस्ट है, उसकी हाइट है 8848 मीटर। और ये पूरे हिमालय का सबसे बड़ा पीक है। लेकिन इंडिया में जो हिमालय का जो इंडिया में जो पार्ट है, उसका सबसे बड़ा पीक है K2। तो हिमालय का जो इंडिया में जो पोर्शन आता है, इसका मतलब ग्रेटर हिमालय इंडिया में नहीं आता, ये लेसर हिमालय का वो इंडिया में नहीं आता है, शिवालिक वाला जो हिमालय का एरिया है वो आता है इंडिया के अंदर। तो K2 की हाइट है, मैं आपको बताऊं, 8611 मीटर, ये उसकी, ये K2 की हाइट है। और K2 जो हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय इन इंडिया, तो इंडिया का सबसे बड़ा माउंटेन, हिमालय का जो पोर्शन इंडिया में है उसका सबसे बड़ा माउंटेन पीक जो है वो K2। क्लियर? चलो, और एक और बात मुझे याद आ रही है कि ये हिमालय किसका पार्ट है, पमीर नोट का। पमीर नोट, नोट क्या होता है, मतलब जैसे बहुत बड़े बड़े माउंट, लॉफ्टी माउंटेन का मतलब टॉलेस्ट माउंटेन, वो जहाँ पे अगर एक जगह पे मिलते हैं उसको बोलते हैं नोट, है ना। तो ये ग्रेटर हिमालय किसका पार्ट है, पमीर नोट का पार्ट है। क्लियर? ओके, चलो आगे चलो। अरे K2 इंडिया का सबसे टॉलेस्ट माउंटेन, हिमालय का पोर्शन जो है। Done? चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में कुछ स्टेटमेंट हमें दिए हुए। इट वाज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ द इंडिया। सेकंड हमें दिया, इट फॉल इन द शिवालिक एंड आउटर हिमालय। शिवालिक अब मैं बताऊं तो आपको पता लग जाना चाहिए, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो लास्ट में जो है वो शिवालिक। सोना नदी रिवर फ्लो थ्रू द कॉर्बेट नेशनल पार्क। सोना नदी रिवर इसमें पास हो रही है, तो इसमें से कौन सा करेक्ट है वो देखना है।
1 and 3 ओनली, 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, एंड 1 2 and 3। तो इसमें से आप अपने 30 सेकंड निकालिए और फटाफट इसमें से कोई एक आंसर टिक करिए। ओके, अगर नहीं भी करेक्ट आ रहा है और आपने टिक करने के बाद भी आंसर आपका सही नहीं हो रहा है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी शुरू किया है। तो जब आगे जाएंगे एक ही चीज जब 10 बार सुन लेंगे तो अपने आप याद रह जाएगा, तो उसमें लोड लेने की जरूरत नहीं। तो पहला स्टेटमेंट में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में बहुत ही बेसिक से अगर शुरू करें, तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, बहुत बेसिक से अगर शुरू करना है तो शुरू, ये इसको बनाया गया था 1936। बनाया जो था उस इंसान का नाम है विलियम मॉलकॉम एली। इस इंसान ने बनाया था इसको। फिर जैसे इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो फिर इसका नाम रख दिया जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट कौन थे? एक हंटर थे, और कॉर्बेट नेशनल पार्क बनाने में दे प्ले दे वाज प्ले मोस्ट इम्पोर्टेंट। और एक हंटर थे, मतलब जब भी यूनाइटेड प्रोविंस और आसपास के एरिया में जब भी टाइगर का, तो ह्यूमन ईटिंग कार्बेट, जो इंसानों को खाने वाला जो टाइगर था वो जब आता था तो उसको उसको हंटिंग करने के लिए हमेशा जिम कॉर्बेट को बुलाया जाता। तो उसने बहुत बड़ा काम किया इस फील्ड में, तो उसके लिए उस जिम कॉर्बेट के नाम से ये पूरा नेशनल पार्क का नाम रख दिया। यहाँ तक हमने डिस्कस किया। मैं पहले आपको बात बताता हूँ कि ये ऑप्शन सही है। इट वॉज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, करेक्ट ऑप्शन। और दूसरा भी सही है, शिवालिक में पड़ता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये देख लीजिए, इस शिवालिक माउंटेन यहाँ पे वो इसका लोकेशन, तो दूसरा भी सही है। अब आपको यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में दिखा देता हूँ, सोना नदी रिवर। ये भी ऑप्शन हमारा सही है कि जिम नेशनल कॉर्बेट कॉर्बेट नेशनल पार्क में से सोना नदी रिवर पास होती है। तो एक रिवर देख लीजिए, सोना नदी। फिर दूसरा मुझे जहाँ तक याद आ रहा है वो मंडल रिवर भी एक यहाँ से पास हो रही है। तीसरा मैं आपको बता पाऊँ तो शायद रामगंगा, हाँ यस करेक्ट, रामगंगा रिवर भी यहीं से पास होती है। एक और रिवर मैं आपको बताऊं, बोले एस ए भी रिवर एक यहाँ से पास हो रही है। तो 4 रिवर जो यहाँ से पास होती है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अभी एक और बात मैं अगर आपको बता दूं, तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है नैनीताल, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है। और नैनीताल के बारे में मैंने आपको बताया था, ये ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, और यहाँ पे शिवालिक। डन। तो इसमें से ये मैंने पहले जो माउंटेन रेंज है उसके बारे में बताया था। मैं आपको कलर चेंज करके फिर से वही बात को एक बार बताने की कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ये जो मैंने बताया था, यहाँ पे है पीर पंजल माउंटेन रेंज, दूसरी है यहाँ पे मैंने बताया था धौलीधार, यहाँ पे है नागटिबा, यहाँ पे महाभारत। तो यहाँ पे उसमें से धौलीधार में यहाँ पे धर्मशाला है, यहाँ पे डलहौजी है। तो डलहौजी, ये धर्मशाला, और यहाँ पे शिमला। और शिमला कैपिटल किसकी है? ये हिमाचल प्रदेश की है। अब यहाँ पे मैंने बताया था नागटिबा, ये जो माउंटेन रेंज है उसका नागटिबा, ये किसकी माउंटेन रेंज है? मिडिल हिमालय। और यहाँ पे है मसूरी, यहाँ पे है अल्मोड़ा, यहाँ पे है रानीखेत, तो यहीं पे है नैनीताल। नैनीताल, तो नैनीताल मिडिल हिमालय उसकी जो नागटिबा है नैनीताल में। एक तो कहाँ पे? नागटिबा माउंटेन, नागटिबा माउंटेन रेंज। कहाँ पे? नागटिबा माउंटेन रेंज। नैनीताल कहाँ पे? नागटिबा माउंटेन रेंज। नागटिबा माउंटेन रेंज किसका पार्ट है? मिडल हिमालय। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? डन। चलो, जैसे हिमालय आ रहा है, ग्रेटर हिमालय के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? यहाँ पे ये अफगानिस्तान से शुरू होती है और म्यांमार तक जाती है। शेप कैसा है? आर्क शेप है। टोटल लेंथ कितनी है? यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएंगे तो कितनी लेंथ है? आपको कितनी लेंथ है? 2400 किलोमीटर लेंथ है। डन। टोटल ग्रेटर हिमालय में कितने पीक है? 40 पीक है। और 40 में सबसे बड़ा पीक कौन सा है? एवरेस्ट वाला पीक है। और एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8848 मीटर हाइट है। डन। और ये हिमालय का सबसे बड़ा ऊंचा पीक है, लेकिन इंडिया का सबसे हिमालय का सबसे ऊंचा पीक K2 है। क्लियर यहाँ तक? ओके।
और एक और बात दिमाग में आ रही है, अगर मैप देख के दिमाग में नई नई चीज आती रहती है। यहाँ पे जो ए वाला एरिया है, मतलब ये मिडल हिमालय और ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय की ये तिरपंजल और ये ग्रेटर हिमालय, उसके बीच का जो एरिया है वो कश्मीर वैली होता है। अभी ग्रेटर हिमालय और ये धौलीधार के बीच में एक कांगड़ा वैली। ठीक है, ओके। तो मैंने कोशिश की है कि यहाँ पे ज्यादातर जितने भी नाम आ रहे हैं उसको बताने की। तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे? उत्तराखंड में। उत्तराखंड। उत्तराखंड के बारे में एक बार और पता होनी चाहिए आपको। उत्तराखंड का कैपिटल है देहरादून। इसमें से दून को ले तो दून का मतलब होता है ग्रेवेल, छोटे छोटे पत्थर जो है, या तो स्टोन, उससे बना हुआ लोअर एरिया वो होता है दून। और इसके देहरादून कैपिटल हो गई। फिर अगर नेशनल पार्क हमने डिस्कस किए तो एक तो ये कॉर्बेट नेशनल पार्क ये भी है, और एक यहाँ पे दूसरा राजा जी नेशनल पार्क है। दूसरा मैं आपको एक और बताऊं तो राजा जी के बाद यहाँ पे गंगोत्री नेशनल पार्क भी है। गंगोत्री नेशनल पार्क भी यहाँ आपको देखने को मिलेगा। एक और नेशनल पार्क आपको मैं बता दूं, जो है नंदा, ये उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ ना, याद रखना। ये नंद, नंदा देवी वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, ये भी यहाँ। अब यहाँ पे एक नंदा देवी को पकड़िए आप, और यहाँ पे ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये दोनों को क्या मिला है? यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, यूनेस्को यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला हुआ है। अब यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब उसको कब बनाया था? 1945 में बनाया था। उसका कैपिटल क्या है? पेरिस में। है? चलो, अब इतनी सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, तो हम यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है, सेकंड भी सही है और थर्ड भी सही है, तो हमारा आंसर आएगा लास्ट डी, हमारा आंसर सही है। क्लियर? ओके, चलो आगे चलते हैं। तो उसका लोकेशन है, अब यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, which one of the following country has been suffering from the decade of the civil strife and food shortage and was in the news in recent past for its very severe famine? तो कौन सा है जहाँ पे बहुत ज्यादा भयंकर भुखमरी से लोग, भुखमरी की वजह से वहां पे पीड़ित है लोग? तो कौन सा ऐसा कंट्री है अफ्रीका का? अफ्रीका बोल दिया तो मैंने वैसे ही आंसर दे दिया आपको। इसका आंसर होता है सोमालिया। सोमालिया में क्या है? 6.5 मिलियन पीपल सीवियर हंगर फेस कर रहे हैं, भयंकर भुखमरी। और उसमें से 1.84 मिलियन तो सिर्फ बच्चे ही है, छोटे। तो ये भुखमरी को, वहां पे भुखमरी की वजह से मर रहे थे, बहुत बुरी कंडीशन में रहते। देन सोमालिया के बारे में ये करेक्ट आंसर हो गया, सोमालिया। सोमालिया के बारे में बताऊं तो मोगादिशु, ये उसकी कैपिटल है। यहाँ पे इक्वाडोर है। इक्वाडोर है साउथ अमेरिका की एक कंट्री, इक्वाडोर। उसका कैपिटल है क्यूटो। कोस्टा रिका, कोस्टा रिका एक कैरेबियन कंट्री, कैरेबियन कंट्री मतलब कैरेबियन सी के आसपास जो कंट्री, कैरेबियन कंट्री। अब उसकी कैपिटल है सैन जॉस, हाँ 100% यही, सेंट जॉस। अंगोला एक कंट्री है, वो अफ्रीका का कंट्री, और इसकी कैपिटल है, थोड़ी अजीब है लेकिन ये कैपिटल है उसकी। चलो, एक और बात मुझे याद आ रही सोमालिया के बारे में, जैसे जब भी विजिट करते तो एक बात याद आती, वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा कौन कौन है? एक सोमालिया है, और इरिटेरिया एक कंट्री, वो उसका हिस्सा है। फिर इथियोपिया, वो भी उसका कंट्री। तो इसको, सोमालिया का कैपिटल मैंने बताया मोगादिशु, और दूसरी जो इरिटेरिया है उसका कैपिटल है अस्मारा। इथियोपिया का है अदीस अबाबा, अदीस अबाबा। एक और है डिजिबूटी, जिबूटी, बूटी कंट्री, जिबूटी, उसका भी
ये देखिए एरिया, यहाँ पे कंट्री, उसका कैपिटल है अशमारा। डिजिबुटी का, तो डिजिबुटी कैपिटल इथियोपिया का अदीश अबाबा। सोमालिया का, सोमालिया का मैंने बता दिया मोगादिशु। ठीक है, चल आगे। तो एक ग्रामर का भी मैंने क्वेश्चन ले लिया है कि ग्रामर का वन ऑफ द माई रिलेटिव आर गोइंग ऑन द फॉरेन ट्रिप। तो इसमें से इस स्टेटमेंट में लाइन में कहाँ पे एरर है वो आपको देखना है। तो यहाँ पे वन ऑफ द माई रिलेटिव में एरर है, आर गोइंग ऑन द फॉरेन ट्रिप, और कोई एरर ही नहीं। सही आंसर है इसका आर गोइंग। तो मेरे बहुत सारे रिलेटिव नहीं जा रहे, मेरे बहुत सारे रिलेटिव में से कोई एक है जो जा रहे ट्रिप के ऊपर, तो आर गोइंग नहीं आएगा, इज गोइंग। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो नाटो के बारे में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, वॉशिंगटन ट्रीटी बना कैसे, इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द वॉशिंगटन ट्रीटी। और दूसरा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी। मेन क्या प्रिंसिपल है, कलेक्टिव साथ में मिलकर अपनी कंट्री को बचाएंगे, वो उसका मेन पर्पस है। तो उसमें से करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है वो बताना है। वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नीदर वन नॉट टू। ओके चलो, तो नाटो के बारे में अगर शुरू करना है तो बहुत बेसिकली पहले शुरू करना पड़ेगा। ये इसकी कहानी मैं आपको बताऊं, यहाँ पे देखती है नाटक कहानी, फिर हम इसके ऊपर जाते हैं। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद वेस्टर्न यूरोप की हालत बहुत खराब, वेस्टर्न यूरोप क्योंकि हार गया था वेस्टर्न यूरोप की कंट्री। और फिर डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वेस्टर्न यूरोपियन डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ कंट्री मिल के आए। और उस कंट्री जैसे फ्रांस था, उसमें नॉर्वे भी था, और कुछ लोअर कंट्री भी थी। लोअर कंट्री का मतलब मैं बताऊं, नीदरलैंड, इसको बोला जाता है लोअर कंट्री, नीदरलैंड, लैक्समबर्ग, लैक्समबर्ग, और एक कंट्री था बेल्जियम। ये सारे कंट्री मिलके मतलब अपने डिफेंस सिस्टम को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे। तो वो मिले कब, ब्रुसेल में एक बार मिले थे, वो मिले थे 1948। फिर इसको सपोर्ट करने के लिए अमेरिका ने एक प्लान चलाया, मार्शल प्लान। वो क्या था, एड करने के लिए, एड सपोर्ट मतलब सपोर्ट हेल्प करने के लिए। इसको हेल्प करने के लिए ये जितने भी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री जो अभी बहुत सेकंड वर्ल्ड वॉर जिसकी हालत बहुत खराब हुई, फिर क्या हुआ कि एक इंसिडेंस हुआ फरवरी 1948 में। एक इंसिडेंस हुआ, क्या इंसिडेंस हुआ, चेकोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया एक कंट्री है, उसमें हुआ क्या कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई और यहाँ के लोगों ने कू कर दिया। मतलब ये यहाँ पे कू हो गया, जेकोस्लोवाकिया। तो अभी जो भी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री वो डर गई कि कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा जो फॉर्मिडेबल हो। फॉर्मिडेबल मतलब जो डरावना हो, जिसे डर लगे। किसको डर लगे, रशिया को डर लगे। ये सारे किसके अगेंस्ट प्लान हो रहा था, रशिया के अगेंस्ट प्लान हो रहा है। तो फिर से कुछ कंट्री मिल के आई, जैसे अभी यहाँ पे यूके भी था, जहां तक मुझे याद है यूके भी था। तो अभी यहाँ पे फ्रांस, नॉर्वे, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग और बेल्जियम। नीदरलैंड, लग्जमबर्ग और बेल्जियम, और साथ में मुझे लगता है तब तक यहाँ पे हम यूएसए भी साथ में है, कनाडा भी साथ में है। उसने मिलकर एक, फिर से इन सारी कंट्री ने मिलकर एक मीटिंग की, वो की वाशिंगटन डीसी। और वो मीटिंग हुई अप्रैल 1949। क्यों, क्योंकि डर बढ़ रहा था रशिया का। तो मीटिंग हुई और फिर मीटिंग में डिसाइड हुआ कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जिसका नाम होगा नाटो। और वो ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए हमने एक ट्रीटी पास की, नेशनल अटलांटिक ट्रीटी, और उसके तहत हम बनाएंगे नाटो, नेशनल अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसको बनाएंगे।
और वो क्या करेगा कि सारे कंट्री जो इसका अभी इसमें टोटल नाटो में टोटल मेंबर है 30 मेंबर, तो सारे मेंबर मतलब पहले इतने नहीं थे, लेकिन पहले जितने भी कंट्री इसमें साथ में थे वो उसने डिसाइड किया कि अगर हम में से किसी एक पर ही अटैक हुआ तो हम मानेंगे कि सारी कंट्री पर। उसमें से जो ये जो ट्रीटी पास हुई, कौन सी ट्रीटी, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी, उसका आर्टिकल 5 है, उसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी एक कंट्री के ऊपर भी, नाटो की किसी एक कंट्री के ऊपर भी अटैक हुआ तो हम मानेंगे कि सारी जितनी भी नाटो कंट्री उसके ऊपर अटैक, और हम साथ में मिलकर उसका जवाब देंगे। तो फिर से हम चलते हैं यहाँ पे, तो ये क्या है, कलेक्टिव सिक्योरिटी, सही है, साथ में मिलकर सारी अपने आप के एक दूसरी कंट्री को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ये 1 और 2 दोनों से। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहे इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू सो मच।